कहानी 1986 में शुरू होती है, जहां एडी हैंड्स क्रॉस अमेरिका की एक एडवर्टीजमेंट देख रही होती है। ठीक उसी शाम एडी अपने पेरेंट्स के साथ सांता क्रूज बीच पर घूमने जाती है। उसके पापा रसल एक गेम खेलते हैं जिसमें वो एक टी शर्ट जीतते हैं और एडी को पहना देते हैं। फिर घूमते घूमते एडी भटक जाती है और उसे एक आदमी दिखता है जिसके हाथ में जेरेमिया 11:11 का एक प्लाकार्ड होता है। उसके बाद वो एक फन हाउस में अंदर जाती है जहां वो थोड़ा डर जाती है क्योंकि उसे वहां उसका डॉपोगैंगर दिखता है। कहानी प्रेजेंट में आती है जहां एडी बड़ी हो गई है और उसकी शादी गेब विल्सन से हो चुकी होती है। इन दोनों के 2 बच्चे होते हैं, जोरा और जैसन। गेब सांता क्रूज जाने की बात करता है जिस पर एडी बिल्कुल भी राजी नहीं होना चाहती क्योंकि वो अपनी उस बचपन की घटना से आज भी बहुत शौक में है जहाँ पर उसने अपनी हमशक्ल को देखा था। बट गेब किसी तरह उसे मना लेता है और पूरी फैमिली सांता क्रूज बीच पर छुट्टियाँ मनाने जाती है। बीच पर गेब अपने दोस्त जोश और उसकी फैमिली से मिलता है। जोश अपनी बीवी किटी और दोनों बेटियों के साथ आया हुआ होता है। सब मजे करते हैं, लेकिन जैसन वहाँ से भटक जाता है और उसी मिरर हाउस के सामने पहुँच जाता है जहाँ एडी बचपन में गई थी। जैसन वहाँ एक आदमी को देखता है जो कि लाल कलर के जंप सूट में खड़ा है और उसके हाथों से खून टपक रहा होता है। ये सब देखकर जैसन बहुत घबरा जाता है और अपने पेरेंट्स के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ एडी भी अपने बेटे को ढूंढने लगती है और जैसन को अपनी तरफ आते देख वो बहुत ही अजीब सा बर्ताव करने लगती है, जैसे कि उसने कुछ बहुत ही डरावना देख लिया हो। लास्ट में परिवार बीच से वापस होटल आता है और एडी अपने पति को बचपन में हुए हादसे के बारे में बताती है और कहती है कि वो आज भी अपने हमशक्ल से बहुत डरती है क्योंकि उसे लगता है कि वो कहीं न कहीं उसका पीछा कर रही है। उसका पति उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। तभी अचानक से लाइट चली जाती है। गेब जनरेटर चलाने के लिए जाता है। जैसन बोलता है कि ड्राइव वे में एक फैमिली है। एडी डर जाती है और पुलिस को फोन करती है, लेकिन पुलिस कहती है कि उन्हें आते हुए 14 मिनट लगेंगे। वो फैमिली धीरे धीरे घर के अंदर आने लगती है और उनमें से एक गेब पर बेसबॉल बैट से हमला कर देता है। जैसे ही उन लोगों का चेहरा दिखता है, सब डर जाते हैं क्योंकि वो सब इनके डॉपोगैंगर होते हैं और उन सब के हाथों में कैंचियां होती हैं। एडी की हमशक्ल का नाम रेड होता है, गेब का अब्राहम, जैसन का प्लूटो और जोरा का उम्ब्रे। सब हमशक्ल लोगों में से सिर्फ रेड ही थी जो ठीक से बोल पा रही थी और बाकी लोगों को बोलना तक नहीं आता है। यहाँ पर रेड एक कहानी सुनाती है जिसमें वो एक लड़की और उसकी परछाई के बारे में बात करती है। वो कहती है कि उस लड़की को अच्छे अच्छे खिलौने मिलते थे खेलने के लिए, लेकिन उसकी परछाई को नुकीले खिलौने दिए जाते थे जिससे उस परछाई के हाथ कट जाते थे। उस लड़की को बहुत अच्छा खाना खाने को मिलता था, लेकिन उसकी परछाई को केवल खरगोश का मांस खाने को मिलता था। लड़की को बड़े होने के बाद एक सुंदर नौजवान मिला जिससे उस लड़की ने शादी कर ली, लेकिन उसकी परछाई को उसके पति जैसे दिखने वाले एक इंसान के साथ शादी करनी पड़ी जिससे वो प्यार भी नहीं करती थी। उस लड़की को 2 प्यारे बच्चे भी हुए, लेकिन उसकी परछाई को जो बच्चे हुए वो मॉन्स्टर्स की तरह दिखते थे। इसके बाद सारे हमशक्ल अपनी अपनी शक्ल वालों को मारने के लिए अलग अलग जगह पर ले जाते हैं। गेब और उसके हमशक्ल के बीच में हाथापाई होती है जिसमें गेब जीत जाता है। जोरा भी अपने हमशक्ल से किसी न किसी तरह से पीछा छुड़ाकर भाग जाती है। जैसन का हमशक्ल उसके हर एक्शन को कॉपी कर रहा था जिससे कि जैसन उसे एक मैजिक ट्रिक दिखाने के बहाने अलमारी में बंद कर देता है। जैसन के हमशक्ल की शक्ल बहुत जली हुई होती है और वो अलमारी में बंद होने के कारण बहुत अजीब सी आवाज निकालने लगता है। ये आवाज सुनकर रेड अपने बेटे को देखने जाती है और इतने में जैसन और उसकी माँ एडी वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ से भागकर विल्सन परिवार बीच के किनारे पहुँचते हैं जहाँ पर गेब अपनी बोट लेकर आया था और वो लोग उस बोट में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं।
वो वहाँ से सीधा जोश के घर पहुँचते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि उनके भी हमशक्ल उन्हें मार रहे हैं। इससे पता चलता है कि शहर में सब लोगों के हमशक्ल आ गए हैं और ओरिजिनल लोगों को मार रहे हैं। किटी और उसकी बेटियां मर चुकी होती हैं और अब उनके हमशक्ल विल्सन फैमिली पर हमला कर देते हैं, लेकिन विल्सन्स उन्हें मार गिराते हैं। जब वो लोग टीवी पर न्यूज ऑन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पूरे शहर में इन हमशक्लों का आतंक फैल चुका है। ये लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक लाइन बनाकर चल रहे होते हैं, ठीक बिल्कुल हैंड क्रॉस अमेरिका मूवमेंट की तरह। सब लोगों ने एक लाल जंपसूट पहना हुआ होता है और इन सब के हाथ में एक कैंची होती है। विल्सन वहाँ से गाड़ी में भागने लगते हैं, तभी उनके सामने उम्रे आ जाती है। जोरा उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी तरह से गाड़ी की छत पर आ जाती है और उन पर हमला कर देती है। वो लोग किसी तरह से उसे मार गिराते हैं और सीधा सांता क्रूज बीच की तरफ जाते हैं। वहाँ पर जाकर उन्हें दिखता है कि उनकी गाड़ी को आग लगा दी गई है और उस गाड़ी के सामने प्लूटो खड़ा है। इससे पहले कि प्लूटो उन पर हमला करता, जैसन गाड़ी से बाहर आकर पीछे की तरफ चलना शुरू कर देता है। क्योंकि प्लूटो जैसन की हर हरकत को फॉलो करता था, तो प्लूटो भी उसकी तरह पीछे की तरफ चलने लग जाता है, जिससे वो आग की लपटों में आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद रेड वहाँ आती है और जैसन को किडनैप कर लेती है। जैसन के किडनैप हो जाने के बाद एडी सांता क्रूज के उसी मिरर हाउस में जाती है जहाँ पर बचपन में उसने अपनी हमशक्ल को देखा था। वहाँ पर उसे एक एस्केलेटर मिलता है जिससे वो बेसमेंट में पहुँच जाती है। वहाँ पर उसे बहुत सारे रैबिट दिखते हैं। एडी एक रूम में जाती है जहाँ उसे रेड नजर आती है। वहाँ पर रेड उसे बताती है कि कई साल पहले गवर्नमेंट ने इन्हीं टनल के कमरों में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसके तहत वो जमीन पर रहने वाले लोगों के हमशक्ल बना रहे थे। इसका मकसद था कि इन हमशक्ल लोगों के द्वारा ओरिजिनल लोगों को कंट्रोल करना। सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट रैबिट्स पर किया गया और फिर इंसानों पर। ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हो गया क्योंकि साइंटिस्ट लोगों के क्लोन तो बना पाए, लेकिन उनमें आत्मा नहीं डाल पाए। इसलिए ये क्लोन किसी भी काम के नहीं थे और सिर्फ जमीन पर रहने वाले लोगों की नकल करते रहते थे। गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया और वो उस बेसमेंट में ही कैद होकर रह गए। लेकिन क्योंकि वो ओरिजिनल लोगों की हर एक्टिविटी को कॉपी करते थे, तो उन लोगों की तरह बच्चे पैदा करते थे और उन्हीं की तरह दिखाई देने वाले इंसान से शादी भी करते थे और खाने में ये रैबिट के कच्चे मांस को खाते थे। रेड बताती है कि वो इन सब क्लोन से थोड़ी अलग थी, इसलिए वो बात कर पाती थी, वरना बाकी सब बात करने की बजाय एक अजीब सी आवाज निकालते थे और एक दूसरे से उसी आवाज के थ्रू कम्युनिकेट करते थे। रेड फिर अपने बारे में बताती है कि एक बार एडी का डांस कंपटीशन था। तब बेसमेंट में रेड भी वैसे ही डांस कर रही थी और ये देखकर सारे क्लोन हैरान हो गए थे और समझ गए थे कि रेड उन सब में से थोड़ी सी अलग है। रेड बाद में उन सबको उनकी मर्जी के काम सिखा देती है, जिससे कि वो एक आर्मी तैयार कर लेती है। तभी रेड और एडी में हाथापाई हो जाती है और एडी रेड को मारने में कामयाब हो जाती है। फिर वो अपने बेटे जैसन को लेकर ऊपर आ जाती है। इसके बाद विल्सन परिवार वहाँ से जाने लगता है। कहानी फिर से 1986 में पहुँच जाती है, जहाँ पर एडी ने पहली बार अपनी हमशक्ल को देखा था और अब ये दिखाया जाता है कि उस क्लोन ने उस समय एडी पर हमला कर दिया था और घसीटकर उसे बेसमेंट में ले गई थी। फिर उसकी हमशक्ल ने अपने कपड़े एडी को पहना दिए थे और उसके कपड़े पहनकर वो ऊपर आ गई थी और ये पता चलता है कि एडी की क्लोन उसको बेसमेंट में फंसाकर उसकी जिंदगी बचपन से आज तक ऊपर जी रही थी। यही वजह है कि 1986 में बीच पर अपने पेरेंट्स को मिलने के बाद एडी कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि वो एडी नहीं बल्कि उसकी हमशक्ल थी और उसे बोलना नहीं आता था। इस क्लोन ने ऊपर आकर आम लोगों की तरह बोलना, खाना और रहना सीख लिया था
और इसी वजह से वो सांता क्रूज वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि वहाँ पर अंडरग्राउंड बहुत सारे लोग हैं जो उसी की तरह हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि रेड बाकी लोगों से अलग क्यों थी, क्योंकि वो क्लोन नहीं बल्कि एक असली इंसान थी जो कि वहाँ पर फंस गई थी। इसलिए वो बाकी लोगों से अलग बात कर सकती थी और डांस भी कर सकती थी। उसे हमेशा से पता था कि ऊपर एक अच्छी दुनिया है और वो इसी वजह से उन क्लोन्स की आर्मी बनाने में लग गई। और काफी सालों की मेहनत के बाद उसकी मदद से इन क्लोन्स ने रियल वर्ल्ड पर हमला कर दिया। बाकी लोगों के क्लोन उन लोगों को मारने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन रियल एडी अपनी हमशक्ल को मारने से पहले उसे उसकी गलती का एहसास करवाना चाहती थी। लेकिन आखिर में उसकी हमशक्ल ही उसे मार देती है और उसकी जिंदगी वापस से जीने लगती है। लास्ट में ये दिखाया जाता है कि एडी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट है और जैसन उसको नोटिस कर लेता है और ऐसा लगता है कि वो इन सब बातों को कहीं न कहीं समझ गया है। यहाँ पर इस कहानी का अंत हो जाता है। इस कहानी में सारे हमशक्ल ने रेड जंपसूट इसलिए पहना था क्योंकि एडी के बेसमेंट में जाने से पहले उसके पिता ने जो से टी शर्ट पहनाई थी उस पर माइकल जैक्सन का एक चित्र था, जिसमें माइकल जैक्सन ने भी यही रेड कलर का सूट पहना हुआ था। और इन सब लोगों ने हाथों में कैंची पकड़ी हुई थी। यहाँ पर कैंची ये दर्शाती है कि क्लोन्स अपने ओरिजिनल से जुड़े हुए थे, जैसे कैंची के दो भाग एक साथ जुड़े हुए होते हैं। रियल एडी बचपन से यही चाहती थी कि उन्हें जीने का एक सामान्य मौका दिया जाए, जिससे कि वो किसी तरह से अपने हमशक्ल से अलग हो पाएं और एक नॉर्मल जिंदगी जी सकें।